मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने एक्स पर पोस्ट के जरिए सुरक्षा बलों का मनोबल बढ़ाया है। मुख्यमंत्री ने पोस्ट में लिखा कि नारायणपुर के अबूजमाड़ क्षेत्र में सुरक्षा बलों ने एक साहसिक और सफल अभियान चलाते हुए नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में 2 नक्सलियों को न्यूट्रलाइज किया है। उन्होंने इसे नक्सलवाद के खात्मे की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है और कहा कि यह घटना छत्तीसगढ़ में शांति, सुरक्षा और विकास की प्रक्रिया को तेज करेगी। बस्तर का लाल रंजीत सिंह कश्यप मणिपुर में उग्रवादियों के हमले में शहीद हो गया है। जब सोमवार को तिरंगे में लिपटकर अपने गांव बालेंगा लौटा तो पूरा गांव शहीद की अंतिम यात्रा का साक्षी बना। गांव की गलियां रंजीत अमर रहे के नारों से गूंज उठी और हर आंख नम थी। इस दौरान कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप, विधायक लखेश्वर बघेल, कलेक्टर हरीश एस और एसपी शलभ सिन्हा सहित प्रशासनिक अधिकारियों ने शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित की। पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं 33 आसाम राइफल से नायब सूबेदार संजय कुमार यादव बोल रहा हूँ। ये बंदा जो है कि 33 आसाम राइफल का है, फॉक्सट कंपनी से ताल्लुक रखता है। ये रंजीत कश्यप सरकारी ड्यूटी इम्फाल से वापस आते समय एयरपोर्ट से आगे नंबोल के बीच में कुछ खाली जगह था, जिसमें कि मणिपुर के उग्रवादी खाली जगह देखते हुए और इनके ऊपर जो है अंधाधुंध फायर कर दिया, जिसमें जो है कि इनको गोली लग गया। इनके साथ जो है कि और भी बंदे थे, जो 5 आदमी कैजुअलिटी हो गया और 2 आदमी शहीद हो गया। तो इससे जो है कि बहुत फौज के ऊपर जो है कि असर पड़ा, लेकिन जो है ये बंदा बहुत अच्छा ड्यूटी किया और भली बात जो है कि ये ड्यूटी करता था। आज से देश भर में जीएसटी का नया स्लैब 2.0 लागू हो गया है, लेकिन कांग्रेस ने लगातार इस पर सवाल उठाए हैं। पूर्व मंत्री शिव डहरिया ने तंज कसते हुए कहा कि 8 साल पहले राहुल गांधी ने जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स बताया था, जो जनता से जबरन वसूला जा रहा था, और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे राहत के तौर पर पेश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने अपनी गलती मानी है और राहत देने का दावा कर रही है। 8 साल पहले हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने कहा था कि जीएसटी जो है गब्बर सिंह टैक्स है, जो जनता से जबरन वसूली की जा रही है, और नरेंद्र मोदी जी ने इसको मान लिया है कि वास्तव में जो हमने जीएसटी लगाया था वो आफत थी, और अब कह रहे हैं कि हम उनको राहत दे रहे हैं। तो 8 साल जनता को लूटने के बाद आप थोड़ी बहुत छूट देकर कह रहे हैं कि हम राहत दे रहे हैं, तो ये गलत बात है। पहले तो नरेंद्र मोदी जी ने खुद जीएसटी का विरोध किया था कि जीएसटी नहीं लगना चाहिए मनमोहन सिंह जी के सरकार में। उसके बाद आपने जीएसटी लगाया और मनमाने ढंग से जिस तरह से खाने की चीज़ों में, दैनिक उपयोग की वस्तुओं में आपने 30% 28% जो टैक्स लिया है, उससे पूरे देश की जनता का जेब खाली हुआ है। लोगों को जिस तरह से लूटने का काम इस सरकार ने किया है वो और कभी देश में कभी नहीं हुआ है, जो पहली बार हुआ है। और बहुत सारी चीज़ों में टैक्स अभी भी बढ़े हुए हैं, उनको भी कम करना चाहिए। यूपी के अयोध्या में कांग्रेस कार्यालय कमला नेहरू भवन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान रामसागर रावत ने आरोप लगाया है कि लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए चुनाव में वोट चोरी जैसी साजिश की जा रही है, जो जनता के जनादेश का अपमान है। कांग्रेस पार्टी इस तरह के अलोकतांत्रिक कृत्यों का पुरजोर विरोध करती है। आपको बता दें कि कार्यक्रम की अध्यक्षता महानगर अध्यक्ष सुनील कृष्ण रानू ने किया। वहीं इसका संचालन SC/ST प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष रामसागर रावत ने किया है। हमारे क्रांतिकारी साथी, मेहनती साथी, ईमानदार साथी रामचरित्र वर्मा जी, गंगाराम वर्मा जी, जो किसान प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष बनाए गए थे पहले, अब इनको जो है नई जिम्मेदारी दी गई है। मनोज गौतम जी प्रदेश अध्यक्ष हैं इस पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के, उन्होंने इनको नई जिम्मेदारी दी है। पिछड़ा वर्ग के जिला अध्यक्ष अयोध्या का इनको बनाया है, और कांग्रेस पार्टी आशा भरी निगाहों से इनको देख रही है। ये एक पिछड़ा वर्ग समाज में पार्टी के लिए नई मजबूती प्रदान करेंगे। देश भर में शारदीय नवरात्रि की धूम देखने को मिल रही है। राजधानी भोपाल में नवरात्रि और अन्य आगामी त्योहारों को देखते हुए कड़े कदम उठाए गए हैं।
शहर में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन के लिए तमाम पूजा पंडालों और गरबा आयोजनों पर विशेष निगरानी रखने की चेतावनी दी है, जिसमें सीसीटीवी कैमरों की अनिवार्य स्थापना और महिला वॉलंटियर्स की तैनाती शामिल है। नवरात्रि पर्व को लेकर की गई तैयारियों पर भोपाल पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र से खास बातचीत की हमारे संवाददाता प्रदीप तलरेजा ने। आज से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है। अलग अलग स्थानों पर मूर्तियां लग चुकी हैं और इसको लेकर पुलिस भी अब पीछे नहीं है। पुलिस में क्या कुछ तैयारी की उसके लिए जानकारी लेंगे। सर, किस प्रकार की तैयारी है सर पुलिस की? खासतौर पे पर्व त्योहारों का आयोजन को लेकर के पुलिस ने एक बड़ी बैठक भी की थी, जिसमें कि सभी क्षेत्रों में जितने भी अलग अलग शहर के हिस्सों में इस तरह के पर्व त्योहार का आयोजन है, उसको लेकर के सभी जितने भी प्रतिमा स्थल हैं, जितने भी आयोजक हैं, सबके साथ बैठकों के साथ साथ ये चल जुलूस समारोह के बारे में भी बैठकें की गई हैं। थाना प्रभारियों ने अपने अपने क्षेत्र में पैदल भ्रमण भी किया है, मार्ग भ्रमण भी किया है, पूरे रूट को देखा है और साथ ही साथ सभी आयोजकों को किया गया है कि वो कार्यक्रम स्थल पर उनके एक प्रतिनिधि हमेशा रात में भी मौजूद रहे। इसके अलावा हर पंडाल के साथ पुलिस के एक नोडल अधिकारी को लगाया गया है, जो कि 24 घंटा उस लगातार पंडाल के संपर्क में रहेंगे और आयोजन को सुचारू रूप से बनाने में अपना योगदान देंगे। इस तरह इस पर्व त्यौहार को उत्साह के साथ मनाया जा सके और किसी भी तरह की कोई असुविधा ना हो, किसी भी तरह की कोई अव्यवस्था ना हो, इसको ध्यान में रख करके पर्याप्त तैयारी की गई है। लगातार हम देखते हैं कि पुलिस एडवाइजरी जारी करती है। सीसीटीवी लगाने की बात भी पिछली बार भी नवदुर्गा गणेश उत्सव के दौरान कही गई थी, लेकिन फिर भी पंडालों में इस प्रकार की सुविधाएं नहीं देखी गई थी। उसको लेकर कुछ हिदायत दी गई क्या सर इस बार? खासतौर पर सीसीटीवी के लिए सबको निर्देश दिए गए हैं, ये कम से कम सीसीटीवी आवश्यक रूप से अपने अपने पंडालों में लगाएं। इसके साथ साथ सीसीटीवी के साथ साथ इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि जितने भी मार्ग स्थल हैं और खासतौर पे जो विसर्जन स्थल जो अंतिम दिनों के, वहाँ पर भी सीसीटीवी की व्यवस्था हो। तो इसको खासतौर पे आयोजक हैं और वहाँ पे जो व्यवस्थापक हैं उनसे इस बात के लिए स्पष्ट रूप से इसमें चर्चा की गई है और उन जगहों पर सुनिश्चित किया जाएगा। सर, कई ऐसे क्षेत्र हैं जो संवेदनशील क्षेत्रों में आते हैं, क्या उस पर भी लगातार निगरानी या गश्त रहेगी सर? सभी संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस बल है। इसमें पुलिस की सारी कंपनियों के साथ साथ आरएफ का भी, अतिरिक्त रैपिड एक्शन फोर्स का टुकड़ी भी होगी और साथ साथ पर्याप्त पुलिस बल लगभग हर आयोजन स्थल में और शहर के हर हिस्से में गंभीरता से मौजूद है, ड्यूटी पर। और साथ ही साथ नो एंट्री जोन का भी बड़ी सख्ती से पालन कराया जा रहा है। कितना बल इस बार लगाया जाए? लगभग 700 से 800 का अतिरिक्त बल भी लगाया गया है। बाकी जिला बल भी पूरे जिले के अलग अलग हिस्सों में तैनात थे। तो ये तो भोपाल पुलिस कमिश्नर, जिनका साफ तौर पर कहना है कि इस बार नवरात्रि को देखते हुए काफी कड़े इंतजाम किए गए हैं। सीसीटीवी सहित तमाम जो आला अधिकारी हैं वो मैदान पर जुटे रहेंगे। कैमरा पर्सन सलमान के साथ प्रदीप तलरेजा, एशिया न्यूज, भोपाल। ललितपुर में बजाज फाइनेंस कंपनी के साथ धोखाधड़ी के मामले में शिवम राठौर की गिरफ्तारी के बाद उसके पिता ने आत्महत्या कर ली है। पिता के शव को रखकर परिवार और समाज के लोग यह मांग कर रहे थे कि हिंदू संस्कृति के अनुसार बड़े बेटे को पिता की चिता को मुखाग्नि देने के लिए पैरोल पर छोड़ा जाए। इस दौरान अंत्येष्टि में शामिल होने गए लोगों ने सड़क पर बैठकर प्रदर्शन किया, जिसके बाद पुलिस ने करीब 53 नामजद और 100 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। समाजवादी पार्टी ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर मामला को वापस लेने की मांग की है। इस चीज को लेकर आज आप लोग ज्ञापन देने आए हैं? इस भाजपा सरकार में जिस तरीके से ललितपुर जनपद में मानव का हनन हुआ है वो किसी से छुपा हुआ नहीं। एक तो पीड़ित के परिवार में इतनी बड़ी उसका मेन मुखिया चला जाता है और मेन मुखिया जाने के बाद भी आप देखिए उनके परिवार और जो वहाँ पे लोग अंतिम यात्रा में सम्मिलित होने गए तो उन पर भी इस योगी सरकार के द्वारा उन लोगों पर मुकदमा लिखा दिए जाते हैं। सिद्धार्थनगर जिले में बीती शाम आरके सेवा हॉस्पिटल में प्रसव के दौरान प्रसूता की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया है। साथ ही अस्पताल में जमकर तोड़फोड़ की है। इस मामले की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को किसी तरह समझा बुझाकर शांत किया और महिला के शव को मोर्चरी भिजवाया। इधर जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपति आर ने 3 सदस्यों की टीम गठित की है, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद इस मामले में विधिक कार्रवाई की जाएगी।
इसी बीच प्रयागराज से खबर आपको बता रहे हैं, यहाँ पर चोरी के सदमे में महिला ने खुदकुशी की है। 20 सितंबर को 5 लाख के जेवरात की चोरी हुई थी। पुलिस ने 2 दिन तक दर्ज नहीं की थी एफआईआर। आत्महत्या करने के बाद पुलिस ने दर्ज की है एफआईआर। सराय ममरेज थाना क्षेत्र के बघेड़ी गांव का मामला बताया जा रहा है। सराय ममरेज थाना क्षेत्र के बघेड़ी गांव का मामला बताया जा रहा है। प्रयागराज से खबर है, यहाँ पर चोरी के सदमे में महिला ने खुदकुशी की है। 20 सितंबर को 5 लाख के जेवरात की चोरी हुई थी। पुलिस ने 2 दिन तक एफआईआर दर्ज नहीं की थी। आत्महत्या करने के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। सराय ममरेज थाना क्षेत्र के बघेड़ी गांव का मामला बताया जा रहा है। तो प्रयागराज से खबर आपको बता रहा है, यहाँ पर चोरी के सदमे में महिला ने खुदकुशी की है। 20 सितंबर को 5 लाख के जेवरात की चोरी हुई थी। राजधानी भोपाल में चाकूबाजी की घटना कम होने का नाम नहीं ले रही है। ताजा मामला राजधानी भोपाल के टीटी नगर थाना क्षेत्र का है, जहां दुर्गा प्रतिमा निकलते समय हुई हल्की धक्का मुक्की के चलते 2 बदमाशों ने एक युवक पर चाकू से हमला कर दिया। युवक घायल अवस्था में जेपी अस्पताल पहुंचा। इधर मामले की सूचना मिलते ही पुलिस अस्पताल पहुंची और घायल युवक को हमीदिया अस्पताल रेफर किया गया। साथ ही दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। रेवेरा के सामने एक फल फ्रूट की दुकान है, जहाँ पे ये बैठा हुआ था। वहाँ से एक माताजी की झांकी निकली थी, काफ़ी भीड़भाड़ थी। लक्की और प्रवीण को धक्का लग गया था, तो इसने बोला लक्की मुझे धक्का क्यों मारा। इसी बात पे से इनका वाद विवाद हुआ। वाद विवाद काफ़ी बढ़ गया था। इसी बीच बाबू गोविंदा ने अपने पास रखा हुआ एक चाकू इसके पेट में मारा, जिससे इसको खून निकलने लगा था। इसके फिर साथी लोग इसको उपचार हेतु हमीदिया अस्पताल 1250 ले गए थे, जहाँ से उपचार हेतु इसे हमीदिया अस्पताल रेफर किया गया था। नहीं, अभी उनका ऐसा कोई पुराना अपराध नहीं पाया गया है। आरोपी को गिरफ्तार कर दिया गया है और अपराध में जिस छुरी का उन्होंने इस्तेमाल किया था उसको भी जब्त किया जा चुका है। आरोपियों को माननीय न्यायालय के आदेश से जेल भेज दिया गया है। अयोध्या जिले की महाराजगंज पुलिस और क्राइम ब्रांच की स्वाट टीम ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए ई रिक्शा बैटरी चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस गिरोह में शामिल 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें से 3 आरोपी लखनऊ के रहने वाले हैं और एक आरोपी हरदोई का बताया जा रहा है। आरोपियों के कब्जे से 24 बैटरियां, बिना नंबर प्लेट के 2 4 पहिया वाहन, मोबाइल और कैश बरामद किया गया है। अदालत में पेश करने के बाद सभी आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। इस गिरोह के 4 लोगों को पकड़ने में सफलता प्राप्त की गई है। जो पकड़े गए अभियुक्त हैं संदीप दीक्षित पुत्र स्वर्गीय ब्रिज किशोर, ये थाना आशियाना लखनऊ का रहने वाला है। दूसरा अभियुक्त संजू दीक्षित, ये भी उसका भाई है, जो कि ये भी थाना आशियाना का रहने वाला है। तीसरा फहीम पुत्र वसीम, निवासी औरंगाबाद खालसा थाना आशियाना का रहने वाला है। और चौथा आरोपी रिजवान खान पुत्र सुलेमान खान, निवासी सन्नीला, इमलियाबाग थाना सन्नीला, जनपद हरदोई का रहने वाला है। इन 4 लोगों को पकड़ने में सफलता प्राप्त की गई है। इनके पास से जो चोरी गई बैटरियां थी, उनमें से 24 बैटरियां बरामद की गई हैं। एमपी के शाजापुर जिले के सलसलाई थाना क्षेत्र से एक छात्रा के साथ छेड़छाड़ और मारपीट का मामला सामने आया है। पीड़िता जेएसए कॉलेज में बीए की पढ़ाई कर रही है। आरोप है कि वह कॉलेज से घर लौट रही थी, तभी उसके मोहल्ले में शादीशुदा युवक ने उसे अकेला देखकर उसका हाथ पकड़ लिया और गालियां देने लगा। आरोपी ने छात्रा से शादी करने और शारीरिक संबंध बनाने की मांग की। जब पीड़िता ने इनकार किया तो आरोपी ने बेल्ट निकाला और उसकी खूब पिटाई की। इतना ही नहीं, जान से मारने की धमकी भी दी। इधर मामले की शिकायत मिलते ही पुलिस ने तत्काल संज्ञान लिया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। यहाँ एक युवक के सिर पर ऐसा खून सवार हुआ कि उसने अपनी पत्नी और ससुर की हत्या कर डाली। पूरी घटना राजापुर गांव की बताई जा रही है। मिली जानकारी के मुताबिक ससुर ने जमीन को किसी और को सौंप दिया था, जिससे नाराज होकर पति ने पहले अपनी पत्नी को करंट लगाकर मौत के घाट उतारा। इस दौरान उसे बचाने आए ससुर की भी गला घोंटकर हत्या कर दी। इस घटना के बाद से गांव में सनसनी फैल गई है। आज दिनांक 22/9/2025 को थाना परसपुर को यह सूचना प्राप्त हुई कि कुम्हारनपुरवा राजापुर में
एक व्यक्ति पवन कुमार द्वारा अपनी पत्नी और ससुर के साथ मारपीट की गई है, जिसमें पत्नी की मृत्यु हो गई है तथा ससुर गंभीर रूप से घायल है। इस सूचना पर तत्काल थाना पुलिस और उच्चाधिकारीगण मौके पर पहुंचे। मौके पर ही फील्ड यूनिट की टीम को बुला लिया गया। घायल को तत्काल उपचार हेतु जिला चिकित्सालय गोंडा भेजा गया, जहां पे उसकी मृत्यु हो गई। दोनों का पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। ग्राम प्रधान कमलेश कुमार सिंह की तहरीर पे सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। नामजद अभियुक्त पवन कुमार को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था बनी हुई है, लॉ एंड ऑर्डर की कोई समस्या नहीं है। इस प्रकरण में जांच करने पर यह तथ्य प्रकाश में आया कि मंगल, जो कि ससुर है, उसके द्वारा अपनी संपूर्ण जमीन को अपनी बेटी और दामाद के नाम से वसीयत कर दिया गया था। बाद में जब बेटी और दामाद के बीच में किसी बात को लेकर मनमुटाव हुआ तो उसने दामाद का नाम हटा दिया और पूरी वसीयत अपनी बेटी के नाम से कर दी। इसी से नाराज होकर दामाद पवन कुमार द्वारा यह कृत्य किया गया है। देश भर में 22 सितंबर से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो गई है। नवरात्र के पहले दिन तमाम देवी मंदिरों में सुबह से ही पूजा अर्चना का दौर शुरू हो गया। बात करें बिलासपुर जिले के सबसे बड़े आस्था का केंद्र रतनपुर में मां महामाया मंदिर की, तो यहाँ भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। दूर दूर से भक्त अपनी मनोकामनाएं लेकर माता के दरबार में पहुंच रहे हैं। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती सहित तीनों रूपों में यहाँ महामाया देवी अपने भक्तों को दर्शन देती हैं। इस बार महामाया मंदिर में 31,000 ज्योति कलश प्रज्वलित किए गए हैं। मंदिर समिति ने आने वाले भक्तों की भीड़ को ध्यान में रखते हुए खास इंतजाम किए हैं। इस पावन पर्व की बधाई देता हूं और जितने भी दर्शनार्थी यहाँ हैं उनको भी इस पावन पर्व की बधाई देता हूं और मां महामाया से अनुरोध करता हूं कि उनकी जो भी मनोकामना लेके यहाँ महामाया के दरबार में आए उन्हें पूरा करें। इस वर्ष 31,000 ज्योत जल रहे हैं, जिसमें से 525 तो आजीवन है, जो पहले एक बार पैसा दे देते हैं तो 20 साल तक उनके नाम से दोनों पर्व में ज्योत जलता है। टोटल 31,000 के करीब ज्योत जल रहे हैं। दर्शनार्थियों के लिए जो आपने प्रश्न किया है उसमें यह है कि हम चाहते हैं कि जो भी दर्शनार्थी यहाँ आए वो आराम से बिना किसी तकलीफ के महामाया देवी के दर्शन करके सुचारू रूप से निकल जाए। शारदीय नवरात्रि के पहले ही दिन से जगदलपुर के ऐतिहासिक मां दंतेश्वरी मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। सुबह से ही भक्तजन मंदिर परिसर में कतारबद्ध होकर माता के दर्शन के लिए पहुंचे और मां से अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति की प्रार्थना की है। नवरात्रि के दौरान भक्त अपनी आस्था को विभिन्न तरीकों से व्यक्त कर रहे हैं। मंदिर में विशेष पूजा अर्चना और भजन कीर्तन का आयोजन किया जा रहा है, जो माहौल को पूरी तरह भक्तिमय बना रहा है। इस दौरान मंदिर में श्रद्धा और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिला है। जी, अखंड ज्योत जो है पुराने ज़माने से चली आ रही ज्योति कलश की परंपरा जो कि सदियों से चली आ रही है। मैं कभी कभी पुराना इतिहास देखता हूं तो पहले भी ये कार्यक्रम रहा है कि ज्योति कलश आके जलाया जाता है। यहाँ पे 2 तरीके के ज्योति कलश जलाते हैं। एक ज्योति कलश जो होता है शक्ति का पूजा की जाती है, जिसमें तलवार रखा जाता है, गणेश जी, और साथ साथ जो कलश होता है उसमें चांदी, सोना, सिक्का, ऐसे 5 धातुओं के अंग डाले जाते हैं, उसमें सिक्के के रूप में डाले जाते हैं। उसकी पूजा अर्चना की जाती है और असंख्य बस्तर में रहने वाले जितने निवासी हमारे, चाहे वो बस्तर के अंदर रहते, बस्तर ग्रामीण में कहीं भी रहते हो, उन सब के लिए संकल्प लेके पूजा अर्चना की जाती है। और साथ साथ आज मनोकामना का जो मंगल है, जिसमें कि हम नवरात्र में अपने घरों में कलश स्थापना करते हैं, 9 ज्योति जलाते हैं, जो कि घी और तेल के दिए। तो माँ का कृपा है कि आज हजारों दिए दंतेवाड़ा, दंतेश्वरी, जगदलपुर, बड़े डोंगर, छोटे डोंगर और असंख्य देवी देवताओं के यहाँ पे आज भी चालू है। सब देवी जो कलश जला रहे हैं और ये कलश इसलिए जलाया जाता है कि उनकी मनोकामना पूर्ण हो और हमारे बस्तर सुख शांति से रहे, बस्तर के लोग उज्जवल रहे, बस्तर का भविष्य उज्जवल रहे और माँ दंतेश्वरी का आशीर्वाद बस्तर के सभी लोग, माउली माता, कंकालीन माता और समस्त देवी देवताओं का आशीर्वाद हम बस्तर वासियों के साथ अखंड साथ और बना